गुफा के अंधेरों में रचा गया एक खौफनाक खेल, ममता की मजबूरी और शैतानी शक्तियों का मेल। आयशा की कोख बनी कालसुरा का नया बसेरा, मिट गया रूह का नूर, छाया मौत का घना अंधेरा। बलिदानों की आग से वो शैतान की संतान आई, इंसानियत का अंत हुआ और दहशत की दुनिया छाई। आयशा अपनी आंखें खोलती है, वो उठकर बैठती है, उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। वो खिड़की की तरफ देखती है, बाहर तेज बारिश हो रही होती है। वो बिस्तर से उतरती है और बालकनी में आती है। वो अपने लगाए हुए गेंदे के फूलों को देखती है। गमले में बहुत ज्यादा पानी भर गया होता है और उसी वजह से फूल खराब हो चुके होते हैं। विमला, विमला! विमला भागती हुई कमरे में आती है। वो देखभाल करने वाली है। क्या हुआ मैडम? कुछ बात है क्या? तुझे कहा था ना बारिश के समय फूल को अंदर कर देना, क्यों नहीं किया तूने? माफ कर दो मैडम, वो आप सो रहे थे ना तो डिस्टर्ब नहीं किया। बस बहाने हैं तेरे। चल अब गमले को अंदर ला और पानी साफ करके उसको घर के अंदर रख। हाँ मैडम। विमला गमले के पास जाती है, उसे अपने हाथ में उठाती है और कमरे के अंदर आती है। फिर वो गमला लेकर कमरे से बाहर चली जाती है। आयशा उसे जाते हुए देखती है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है। उसी समय बाहर आयशा बालकनी में खड़ी होती है। कुछ ही देर में वो अंदर जाती है और खिड़की बंद कर देती है। घर के सामने सड़क पर लाल कपड़े में लिपटी एक औरत आती है। वो उसी बालकनी की तरफ देखती है जहां कुछ देर पहले आयशा खड़ी थी। वो अपने बैग से एक नींबू निकालती है और उसे घर के गेट के सामने रख देती है। फिर वो उसमें एक कील ठोककर उसे वहीं जमीन पर स्थिर रख देती है। रात में आयशा बैठी होती है और फोन पर बात कर रही होती है। विमला उसके पैरों की मालिश कर रही होती है और आयशा बात करते हुए बैठी रहती है। हाँ मम्मा, मैं कर लूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। टेंशन तो होगी ही बेटा। बीते कुछ दिनों में जो भी हुआ उसके बाद मन में डर सा बैठ गया है। मम्मा, आपको इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। मैं अब अपने आप को संभाल सकती हूँ और आप चिंता मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। विमला ठीक से तो काम कर रही है ना? आयशा चुपचाप विमला को देखती रहती है जब वो उसके पैरों की मालिश कर रही होती है। वो धीरे से जवाब देती है बिना ये जताए कि वो उसी के बारे में बात कर रही है। हाँ ठीक ही है, बस कभी कभी चीजों का ध्यान नहीं होता। चिंता मत कर बेटा, वो थोड़ी भुलक्कड़ जरूर है पर अच्छी इंसान है। हमारे गांव में उसने काफी लड़कियों की गर्भ के समय मदद की है। हाँ माँ, ठीक है, चलो गुड नाइट, मैं फोन रखती हूँ। आयशा फोन काट देती है। ठीक है, बस जाकर सो जा अब। ठीक है मैडम। विमला उठती है और बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद आयशा भी उसके कमरे की तरफ चली जाती है। जैसे ही आयशा अपने कमरे में कदम रखती है, उसे अंदर कुछ अलग सा महसूस होता है। हवा थोड़ी भारी लगती है और माहौल में हल्की सी बेचैनी होती है। वो इस बात को नजरअंदाज करती है और बिस्तर पर चढ़कर लेट जाती है। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। दूसरी तरफ एक अंधेरी गुफा में 3 औरतें पानी के एक कुंड में आयशा का दृश्य देख रही होती हैं। उनमें से एक वही औरत होती है जिसने उसके घर के गेट के सामने नींबू रखा था। वो इस गुप्त समूह की मुखिया होती है। वक्त आ गया है कालसुरा के संतान को लाने का। इस लड़की की कोख में जो बच्चा है वही हमारे समुदाय का उत्तराधिकारी बनेगा। पानी के कुंड में दिख रहा आयशा का दृश्य धीरे धीरे पास से दिखाई देने लगता है। कुछ दिनों बाद आयशा स्ट्रेचर पर लेटी होती है और डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड कर रही होती है। वो मशीन को उसके पीठ पर घुमाते हुए बच्चे की हलचल देख रही होती है। तभी उसे बच्चे के सिर पर सिंग जैसा कुछ दिखाई देता है।
ये क्या है? क्या हुआ डॉक्टर? सब ठीक तो है ना? बेबी के सिर पर एक सींग जैसा कुछ दिख रहा है। क्या डॉक्टर, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? क्या ये कोई प्रॉब्लम है? आयशा रिलैक्स। कभी कभी बेबी की पोजीशन से अल्ट्रासाउंड कुछ चीजों को ठीक से स्कैन नहीं कर पाता। बट डॉक्टर, आपने जो... इट्स ओके आयशा, मे बी ये बस उसकी दूसरी पोजीशन में होने की वजह से है। बच्चे में कोई डिफॉर्मिटी या हेल्थ इश्यूज के साइन नहीं दिख रहे। ये बहुत अच्छी न्यूज है। आयशा अपना सिर हिलाकर सहमति जताती है। कुछ समय के बाद आयशा लैब से बाहर आती है और आसपास रिक्शा ढूंढती है। तभी उसे सड़क की दूसरी तरफ एक औरत खड़ी दिखाई देती है। ये उस गुप्त समूह की वही औरत होती है। उसकी नजरें अजीब और बेचैन करने वाली होती हैं। ये देखकर आयशा उसकी नजरों से बचने की कोशिश करती है। आयशा वहां से चल देती है। वो सड़क के दूसरे हिस्से में पहुंचती है, जहां जगह थोड़ी सुनसान लगती है। वो तेज कदमों से आगे बढ़ती है और बार बार पीछे मुड़कर देखती रहती है कि कहीं वो औरत उसका पीछा तो नहीं कर रही। कुछ पल बाद वो रुकती है और पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन अब उसके पीछे कोई नहीं होता। वो गहरी सांस लेती है और अपने बैग से तौलिया निकालकर माथे का पसीना पोंछती है। जैसे ही वो वापस मुड़ती है, उसके सामने अचानक वही तीनों औरतें खड़ी होती हैं, बिल्कुल आमने सामने। कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? चलो हमारे साथ। नहीं, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मेरे पास आने की कोशिश मत करना। तुम्हें पैसे चाहिए? ये लो। वो अपना हैंडबैग उतारती है और माया के पैरों के पास फेंक देती है। हमें पैसे नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए तुम्हें? माया अपनी उंगली उठाकर आयशा के पेट की ओर इशारा करती है। आयशा की आंखें डर से फैल जाती हैं। वो घबराकर ना में सिर हिलाती है। अचानक माया आगे बढ़ती है। उसके हाथ में एक काला पत्थर होता है और वो उसे जोर से आयशा के सिर पर रख देती है। उसी पल आयशा जैसे बेहोश हो जाती है। उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। जब आयशा की आंखें खुलती हैं, वो खुद को उसी गुफा में पाती है जहां वो तीन औरतें थीं। वो किसी चीज से बंधी नहीं होती, लेकिन उसका शरीर जैसे सुन्न हो गया होता है। वो ना हिल पा रही होती है और ना ही कुछ कर पा रही होती है। तभी माया वहां आती है और उसे देखती है। उठ गई। छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या करना चाहते हो मेरे बच्चे के साथ? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी। तुम मुझे छोड़ दो बस, और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आयशा, तुम हमारे समुदाय की निर्मात्री बनने वाली हो। कालसुरा ने इस सौभाग्य के लिए तुम्हें चुना है। अपने आप को शांत करो और इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। कौन है ये कालसुरा? ये बच्चा मेरा और मेरे पति का है। मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगी। बच्चा बेशक तुम्हारे पति का है, पर इसमें जान कालसुरा की है। तुम्हारा बच्चा तो उसी दिन मर चुका था। क्या? माया का डरावना चेहरा दिखाई देता है। जब तुम सीढ़ियों से गिरकर उस रात अस्पताल आई थी, तभी से ये सब शुरू हुआ था। वहां के डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए। सबके सब ढोंगी थे। किसी में कुछ करने की ताकत नहीं थी। डॉक्टर, बताइए ना क्या हुआ? आयशा और बच्चा ठीक तो है ना? आयशा अब खतरे से बाहर है, पर हम उसके बच्चे को नहीं बचा पाए। नहीं, नहीं डॉक्टर, ये नहीं हो सकता। अभी कुछ महीनों पहले ही उसके हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। आयशा अब इस दुख को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। माँ जी, आप धैर्य रखें। आयशा अभी कोमा में है। जब उसे होश आएगा, तब हम फीटस को निकालने का सर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और इस बात को हम उसे कुछ समय बाद बताएंगे। जब डॉक्टरों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, तब हमारे समुदाय की औरत ने तुम्हारी माँ को संभाला। वो यहाँ आई थी उसी के साथ,
और मैंने उसके सामने ये प्रस्ताव रखा। हमें तुम्हारी बेटी के बारे में सुनकर दुख हुआ। मैं उसकी जिंदगी में बच्चे का सुख वापस ला सकती हूँ, पर इसके लिए उसे बलिदान देना होगा। बलिदान? कैसा बलिदान? रूह के बदले रूह। क्या मतलब है इसका? स्वामी कालसुरा के समुदाय में अब सिर्फ हम 2 बचे हैं। इस समुदाय को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक ऐसी औरत की गर्भ चाहिए जिसका बच्चा उसकी कोख में मर गया हो। स्वामी कालसुरा उस निर्जीव बच्चे में फिर से जान डालेंगे, पर इसके बदले में आयशा को हमेशा के लिए उनकी दासी और उस बच्चे को हमारा उत्तराधिकारी बनाना होगा। वो डरी हुई थी, चिंता में थी, पर तुम्हें खोने का डर सबसे बड़ा था। और फिर क्या करना होगा? वो मान गई। मैंने इस काम का यज्ञ शुरू किया, और ये पीला धागा जो तुम्हारे गले में बंधा है और कुछ नहीं बल्कि एक तरह की बंदिश है, और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए विमला को भेजा। इस धागे को अपनी बेटी के गर्दन पर डालना। याद रहे, ये तब तक ना निकले जब तक बच्चा नहीं हो जाता। विमला उस समय तक तुम्हारी बेटी के साथ रहेगी। उसे हर रोज इस दिव्य जल का सेवन करना होगा। और उसके बाद वो वहां से चली गई। उस दिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारी कोख को हमारे हवाले कर दिया। हमने तुम्हारी रूह को यहाँ बुलाया और असर तुम्हें वहां होना शुरू हुआ। और उस रात हमारे स्वामी और इस समुदाय के दाता कालसुरा ने तुम्हारे मृत कोख में अपने अंश को जगाया और उस बच्चे को नया जीवन दान दिया, जो अब हमारा उत्तराधिकारी होगा। और ऐसे तुम इस समुदाय की देवी बनी। ये सच्चाई सुनकर आयशा की आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे समझ में आता है कि उसकी माँ ने उसके साथ गलत किया था। रो मत आयशा, ये अंत नहीं, ये एक नई शुरुआत है। और मेरी बात मानो, तुम इसके बाद बहुत ज्यादा खुश रहोगी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसी दौरान विमला वहां आ जाती है। स्वामी कालसुरा जाग चुके हैं। वक्त आ गया है अपने स्वामी के हवाले होने का। आयशा के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। थोड़े समय बाद ये लोग आयशा को खींचकर अंदर के कमरे में ले जाते हैं। धुंधले दृश्य में एक राक्षस दिखाई देता है जो धीरे धीरे साफ नजर आने लगता है। आयशा को उसकी ओर घसीटा जाता है। उसे देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं और उसके मुंह से लार टपकने लगती है। नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। आयशा अपनी आंख उठाकर कालसुरा को देखती है। विमला और तीसरी औरत उसे कालसुरा के सामने लिटा देती हैं। उसका पेट अचानक बहुत बड़ा होने लगता है। तभी तीसरी औरत का चेहरा सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि आयशा की माँ होती है। बस अब बहुत हुआ, मैं अपनी बेटी के साथ ये ज्यादती नहीं होने दूंगी। वो जल्दी से आगे बढ़ती है और आयशा के गले से पीला धागा काट देती है। कालसुरा गुस्से में जोर से चिल्लाता है। वो गुस्से में आ जाता है और तुरंत विमला को गले से पकड़कर उसे 2 हिस्से में फाड़ देता है। फिर वो माया को भी पकड़ लेता है। रिवाज टूटने की वजह से वो और भी ज्यादा गुस्से में होता है। इससे पहले कि कुछ और हो पाता, आयशा की माँ उसे पकड़कर गुफा की बाहर की तरफ भागने लगती है और पीछे वो माया को भी मार देता है। आयशा और उसकी माँ भागते हुए गुफा के मुख्य हिस्से में पहुंचती हैं। आयशा दर्द में होती है, लेकिन फिर भी खुद को संभालते हुए अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रही होती है। आयशा की माँ उसे खींचकर गुफा के अंदर चट्टानों के पीछे एक छिपी हुई जगह पर ले जाती है।
जरूरत थी आपको ऐसा करने की। जो तू समझ रही है वैसा कुछ नहीं है बेटी। मैं वो धागा लेकर उस दिन निकली जरूर थी, पर मैंने अपना मन बदल लिया। इससे पहले मैं कुछ कर पाती, माया ने अपने जादू के वश में मुझे भी फंसा लिया। उस दिन जो वहां आई वो मैं नहीं बल्कि मेरे भेष में माया थी। और इसी समय आयशा को पूरा सच पता चलता है। सच्चाई जानते ही आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तेरी खुशी के लिए बस कुछ पलों के लिए बहक गई थी, पर अब वक्त है अपनी गलतियों को सुधारने का। आप क्या कहना चाहती हैं माँ? यहाँ से सीधे चलना और दूसरा बाएं। तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगी। पर आप? आयशा की माँ आयशा के हाथ को हटाती है जो उसे पकड़े हुए होते हैं। माँ नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना ध्यान रखना बेटा। माँ, 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 नहीं। इसके बाद आयशा की माँ वहां से चली जाती है। वो कालसुरा के सामने आ जाती है और पूरी ताकत से उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन कालसुरा उसे गले से पकड़ लेता है और पल भर में उसे भी मार देता है। थोड़े समय बाद दूसरी तरफ आयशा बाहर निकलती है। वो गहरे दर्द और दुख में होती है। उसके पैर कांप रहे होते हैं, लेकिन फिर भी वो जितना तेज भाग सकती है भाग रही होती है। भागते हुए वो एक छोटे पत्थर से ठोकर खा जाती है और जंगल के कीचड़ भरी जमीन पर गिर जाती है। दर्द और बढ़ जाता है और उसे महसूस होता है कि अब उसे खुद ही बच्चे को जन्म देना होगा। वो पूरी ताकत लगाकर जोर देती है ताकि बच्चा बाहर आ सके, और फिर एक पल में सब कुछ शांत हो जाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। कुछ देर बाद उजाला होता है। आयशा अब जिंदा नहीं होती, लेकिन उसका बच्चा उसके शरीर से बाहर आ चुका होता है, खून से लथपथ। उसकी हरकतें किसी आम बच्चे जैसी नहीं होती। धीरे धीरे वो बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसी समय उसके सामने कालसुरा आकर खड़ा हो जाता है।